Hello students, myself Dr. A.J. Singh, belongs to G&R Institute of Management and Technology Bulandshahr. Now the present topic is DNA, that is deoxyribonucleic acids. We will talk about DNA and its components with their compositional values and primary components and their substitutes level of the DNA. So before starting the topic, we will discuss about the primary scales and general information about it. So, as to first taking the general introduction, DNA or deoxyribonucleic acid, the hereditary material in humans and almost all other organisms. यानी डीएनए जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स है वो सभी लिविंग थिंग्स में मोस्टली जो ए सेलुलर सेल से लेकर मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हेरिडिटरी मटेरियल की तरह काम करता है, आनुवांशिक और वंशागत मटेरियल के रूप में काम करता है, जिसमें डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के सीक्वेंस से मिलकर के बना होता है और इसके अंदर आनुवांशिक कोड यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस कोड के रूप में विद्यमान रहती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती हैं और फर्दर जनरेशन तक वही इन्फॉर्मेशन चलती चली जाती है, जिसकी वजह से जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो कॉमन रहते हुए हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक चलती रहे। तो उससे जानने से पहले पहले समझते हैं कि जो इसका केमिकल कंपोजिशन है उसके बेस पर नाम किस तरीके से डिसाइड हो। तो हम जैसे कि जानते हैं कि सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की थी और उन्होंने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने में जो कामयाबी हासिल की थी उसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो डीएनए में यहाँ पे हमें देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो एक जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल है जो ह्यूमंस में तो होता ही है, अदर मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम। तो सबसे पहले पर्सन्स बॉडी हैज़ द सेम डीएनए, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर डीएनए लगभग सभी सेल्स में पाया जाता है, लगभग सभी सेल्स में जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में हमारे पास विद्यमान रहता है। यानी कि कोई भी सेल्स है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए की प्रेजेंस रहती है। अगर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मिलता है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियर डीएनए, और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है कुछ मात्रा में तो उसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हालांकि कुछ रेयर चांसेस में सेल डिवीज़न के दौरान साइटोकाइनेसिस के दौरान ये साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिल सकता है। तो डीएनए कॉमनली जो रेफर किया जाता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए किया जाता है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसके दो बेसिस पर मिलकर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी सिंगल बैंड्स अटैच्ड रहते हैं। उन दोनों सिंगल बैंड्स की वजह से अटैचमेंट के द्वारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। जैसे सिंपली अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करेगा दो टाइप्स के बैंड्स को। सपोज करिए यहाँ पे इस तरीके से एक सिंगल बैंड है, एक तरीके से यहाँ पे एक सिंगल बैंड है। अगर ये दोनों कंपोजिट फॉर्म में हों, अगर ये दोनों आपस में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बेसिस को जॉइंट करते हुए आपस में जुड़ जाएं और कॉइलिंग के थ्रू कंपोजिट फॉर्म में आ जाए, तब तो ये बनेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन के डाई का मतलब है 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेवल को यहाँ पे प्रेजेंट करता है, शो करता है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स आपस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के थ्रू इस तरीके से जुड़े रहते हैं। अब इसके द्वारा जब दोनों स्ट्रैंड्स जुड़ जाएंगे तो बनेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और जब तक ये सिंगल फॉर्म में रहता है तब तक रहता है आरएनए की फॉर्म। यानी कि दो फॉर्म है जिसमें से सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए को शो करेगी, इस तरीके से ये एक आरएनए है, इस तरीके से ये एक आरएनए स्ट्रक्चर है, और जैसे ही कंपोजिट फॉर्म में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये कंपोजिशन में आ जाते हैं यानी कि जॉइंट हो जाते हैं, तब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो नाम में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और अगर आप यहाँ पे डीऑक्सी वर्ड को हटा दो तो ये बन जाता है केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है यानी सिंगल बैंड्स पे पाई जाएगी, और डीऑक्सी होने से मतलब है कि दोनों कंजॉइंट फॉर्म में देखने को मिलेंगे, तब ये इस तरीके से सुपर कॉइलिंग के द्वारा या कॉइलिंग के द्वारा एक रोप के रूप में, एक स्ट्रिंग के रूप में आपको दिखाई देगी। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट बॉन्ड होती है और जो बेस की तरह काम करता है, और बेस होते हैं इसमें मोस्टली जो 3 बेसिस हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक, नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ उसके साथ में मिलेगा हमें पेंटोस शुगर जिसे राइबोस शुगर भी कहते हैं, और इसके साथ साथ एक और
कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास रहता है उसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों ग्रुप एक साथ मिल जाते हैं तो तीनों ग्रुप्स के मिलने पर हमें यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर तैयार होती है। पे बेस यानी कि नाइट्रोजनस बेस, वो नाइट्रोजनस बेस जो हैं उनको हम ऐसे काउंट करते हैं जैसे कि एडेनिन, उसके बाद में साइटोसिन, फिर ग्वानिन और फिर थाइमिन। आरएनए के केस में यहाँ पे थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से, बाकी सभी अदर कंपोनेंट सेम बने रहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि जब बेस शुगर, जो नाइट्रोजनस बेस हैं, पेंटोस शुगर जिसे राइबोस शुगर भी बोलते हैं, और एक फॉस्फेट, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं तो हमारी सिंगल स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। अब यही चीज़ जब दूसरे पैटर्न के साथ जुड़ेगी, यानी कि सेम यही चीज़ जब दूसरे पैटर्न के साथ जुड़ेगी तब दूसरी स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार हो जाएगी। और फाइनली जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, जो कि वीक बॉन्ड्स होते हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जब आपस में कंपोजिशन होता है इनका, तब ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल मतलब एक लैडर जैसी स्ट्रक्चर तैयार होती है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर तैयार होती है, जिससे फाइनली कंपोजिट डीएनए तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस पोर्शन कंटेन है, यानी कि जो डीऑक्सीराइबोस का जो पोर्शन है वो कौन कौन सी कंपोनेंट्स को कैरी करता है। तो पेंटोस शुगर जिसे राइबोस शुगर कहते हैं वो ये हो गया सेकंड कंपोनेंट। इसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेस हैं जिसमें अमोनिक ग्रुप होता है, नाइट्रोजन ग्रुप होता है, और हाइड्रोक्साइड ग्रुप के द्वारा पोजीशन को डिटरमाइन किया जाता है कि शुगर रिंग किसके साथ अटैच होगी, और फाइनली डीऑक्सीराइबोस की स्ट्रक्चर तैयार होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डीएनए और इसके फंक्शंस क्या हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशंस के लिए है, तो आप डायग्राम की मदद से यहाँ पे देख पाओगे कि किस तरीके से इसके फंक्शन हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि आनुवंशिक कूट है। तो आनुवंशिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। फर्दर एक सेल से दूसरी सेल का जैसे ही निर्माण होगा वो इन्फॉर्मेशन दूसरी सेल तक बिल्कुल कॉपी करते हुए पहुँच जाएगी। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने का और हर एक स्पीसीज को यूनिक बनाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए अलोंग विद इंस्ट्रक्शन इसमें जो कि कंटेन होते हैं, इसमें समाहित होते हैं, वो किसी भी एडल्ट ऑर्गेनिज्म को अपनी ऑफस्प्रिंग्स तैयार करते समय रिप्रोडक्शन के दौरान सारी इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे पर्सन तक ले जाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है, सपोज करिए यहाँ पे फीमेल एक है और यहाँ पे एक मेल है, और दोनों मिलकर के पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो फीमेल और मेल दोनों अलग अलग तरीके से एक मदर और फादर का रोल प्ले करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो फीमेल है, फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो XX होगा, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो XX क्रोमोसोम पे मिलेगा डीएनए की फॉर्म में। इसी तरीके से जो मेल है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिलेगा क्रोमोसोम पर XY क्रोमोसोम। यहाँ पे जो X क्रोमोसोम है वो फीमेल को डिटरमाइन करेगा और जो Y है वो मेल को डिटरमाइन करेगा। तो हमने यहाँ पे लिया है सेक्स क्रोमोसोम। हम यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं कि XX क्रोमोसोम फीमेल के लिए और XY क्रोमोसोम मेल के लिए। अब इन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कि डीएनए है कॉइल्ड स्ट्रक्चर के थ्रू न्यूक्लियोसोम मॉडल में देखने को मिल सकता है, इस तरीके से लिपटा हुआ दिखाई देता है। हालांकि वो काफ़ी कंपोजिट फॉर्म में, बहुत डिटेल में जा करके हमें पता पड़ेगा कि किस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर के अंदर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पे जाएंगे, क्रोमेटिड्स पे जाएंगे और क्रोमोसोम्स पे किस तरीके से डीएनए की प्रेजेंस न्यूक्लियोसोम मॉडल के थ्रू शो होती है, दिखाई जाती है। तो इतना डिटेल में ना जाते हुए जनरली समझने की कोशिश करते हैं कि क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होते हैं और उन डीएनए का पार्टिसिपेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने का मतलब कि जब दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होगा कॉपुलेशन के बाद में, जब ये फाइनली दोनों क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज़ होंगे तो इसमें से एक आना होता है, XY में से एक आएगा और इधर XX में से एक आएगा। अब सपोज करिए XY में से एक क्रोमोसोम सेलेक्ट हुआ X, ये मेल की तरफ से हुआ, और इसी तरीके से फीमेल में से, क्योंकि हमें पता है दोनों XX हैं तो हर बार एक X ही आएगा। सपोज करिए यहाँ से भी एक X आया, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है जो ऑफस्प्रिंग है वो बनी फीमेल, क्योंकि दोनों में XX है। अगर एक Y हो जाता तो यहाँ पे मेल स्ट्रक्चर होती। अब जो X क्रोमोसोम आया है वो अपने फादर से यानी कि अपने पिता से 50% कैरेक्टर्स कंप्लीट करके आया, यानी ले करके आया, वो कैरी करेगा। और इसी तरीके से जो आधे गुणसूत्र है 50% वो अपनी मदर से लेकर के आया, बाकी के बचे हुए जो रिमेनिंग 50% कैरेक्टर्स हैं वो उसकी मदर के हैं।
उससे बिलोंग करेगा। तो अब आप देखिए कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स इसके पिता कैरी करते आ रहे हैं पिछले कई पीढ़ियों से, कई जनरेशन से, वही इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे इम्प्रिंटिंग होगी। इसी तरीके से जो इसकी मदर्स जो जेनेटिक कैरेक्टर्स कैरी करती आ रही हैं, लेती आ रही हैं, जो समाहित हैं उसमें, वो अपने सारे कैरेक्टर्स का 50% यहाँ पे शो करेंगे। तो इसका मतलब जो ऑफ स्प्रिंग्स है उसमें 50% जो कैरेक्टर है वो उसके एंसेस्टर्स यानी जो उसकी प्रीवियस जनरेशन है उसके यहाँ पर आकर के फॉलो होते हैं। तो ये जो लेने का काम करता है वो डीएनए करता है। अब डीएनए के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है, आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे कि डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है, यहाँ पे किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंसेस बनते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि जब इंफॉर्मेशन कैरी करने की बात आती है तो उसमें ऐसे कौन से आनुवंशिक लक्षण या ऐसे कौन से आनुवंशिक कोड या कूट होते हैं जो आगे चल के फर्दर रिप्लेस होते हैं या कंटिन्यूस बने रहते हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ऑफ स्प्रिंग्स में सेम कैरेक्टर्स को कैरी कराते हैं, यानी कि फर्दर वही कैरेक्टर्स बने रहते हैं सेम टू सेम। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आरएनए और डीएनए है, तो आरएनए और जो डीएनए जो इसका एब्रिविएटेड रूप है आरएनए का वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जनरली जैसे आरएनए के बारे में देखते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड है जो ऑल लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ डीएनए है वहाँ पे आरएनए भी होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की जो सिंथेसिस होती है उसमें पहला ही स्टेप है कि डीएनए से आरएनए बनेगा। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होती हैं, कुछ प्लांट सेल्स हैं या कुछ वायरॉइड सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पहले से ही आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है, वहाँ पे डीएनए नहीं पाया जाता। अब अगर आरएनए है, डीएनए प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर किसी भी प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स में अगर डीएनए प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हुआ कि पहले आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर फर्दर आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी, यानी कि एक स्टेप उसमें और इंक्लूड हो जाता है, उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसके बाद में फिर दोबारा ट्रांसलेशन होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो जीन एक्सप्रेशन के दौरान ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही जरूरी हैं। तो डीएनए का तो होना बहुत ही ज़रूरी है, बिना डीएनए के तो कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो फर्दर उसका जब भी सेल डिवाइडेशन होगा तो जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ मास इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यानी कि सेल ग्रोथ नहीं होगी, सेल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इन्हीं सारे फैक्ट्स को समझते हुए यहाँ पे आरएनए का रोल भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो आरएनए ऑटोमेटिकली डीएनए के द्वारा ही बनता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डीएनए है और उसके टाइप्स कितने। तो डीएनए जो जनरली है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 टाइप्स के डीएनए सेल के अंदर, एक ऑटोसोमल डीएनए है, एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ऑटोसोमल डीएनए जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए, अगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, प्रेजेंस में है, तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियर डीएनए। अब उसको लिखने का एक तरीका है कि जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कि न्यूक्लियर डीएनए है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एन लिखेंगे और उसके बाद में कैपिटल फॉर्म में उसके आगे लिख देंगे बड़ा बड़ा इस तरीके से कैपिटल्स में एन डीएनए। तो ये एक प्रेजेंस करने का तरीका है कि ये न्यूक्लियर डीएनए की बात हो रही है, ये एन डीएनए हो गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमारा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है तो उसी तरीके से हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में एम, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में कैपिटल फॉर्म में लिख देंगे डीएनए। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात हो रही है। जब भी हम इसका एब्रीविएशन करेंगे या इसकी प्रेजेंस को शो करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को प्रेजेंट करेगा और ये हमारा न्यूक्लियर डीएनए को प्रेजेंट करेगा। तो इससे इसकी प्रेजेंस और लोकेशन का पता पड़ जाता है। तो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर। तो ये पैकेज्ड होते हैं 22 पेयर्स क्रोमोसोम में। हम कभी भी बात करें कि ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो 23rd पेयर क्रोमोसोम्स, इसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और जो एक पेयर बचता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है या हेट्रोसोम होता है। तो ईच पेयर में ऑटोसोम्स हैं केवल एक पेयर्स को छोड़कर। तो ये सारे के सारे इनहेरिटेड फॉर्म को कंडीशनल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं, जिसमें से मदर भी इन्वॉल्व होती है और फादर भी इन्वॉल्व होती है। इन द केस ऑफ की जो ऑफ स्प्रिंग है उसका जेंडर क्या है, तो जेंडर डिटरमाइन करने से पहले ये देखते हैं कि उसके कितने कैरेक्टर्स मदर से किस फॉर्म में आए हैं और कितने कैरेक्टर्स फादर से किस फॉर्म में आए हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है तो इसको आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सपोज यही स्ट्रक्चर हमारी है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है इस तरह से लैडर के रूप में।
इसमें से आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर के जो बीच में जॉइंट्स दिखाए गए जो बॉन्ड स्ट्रक्चर को दिखाने का काम कर रहे हैं, ये बेस पेयर्स हैं। इस बेस पेयर्स में जो इस तरीके का जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये एडेनिन है, जो कि कैपिटल ए के द्वारा शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पे ए के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल ए। और यहाँ पे थाइमीन है तो इसको कैपिटल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से ग्वानिन है, रेड कलर में जो शो हो रहा है, इसको जी के साथ, कैपिटल जी के साथ। और यहाँ पे साइटोसिन है तो इसे कैपिटल सी के साथ। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो प्यूरिन्स हैं वो प्रीमिडिन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे और जो प्यूरिन्स हैं वो प्रीमिडिन के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे। कभी भी सेम प्यूरिन से प्यूरिन और प्रीमिडिन से प्रीडिन बॉन्ड एनर्जी के द्वारा बेस पेयर्स तैयार नहीं हो सकते। दोनों में कंडीशन क्या है कि जो प्यूरिन्स है वो हमेशा प्रीमिडिन्स के साथ, यानी प्यू को रिप्रेजेंट करें हम तो प्यू ये प्रीमिडिन के साथ P/R के साथ ही मिलकर बॉन्ड्स बनाएगा, बेस पेयर्स तैयार करें। अब जैसे यहाँ पे देखें हम कि जो ग्वानिन है और एक आपका एडेनिन है, तो ये तो हमारे हो जाते हैं प्यूरिन्स हो जाते हैं। इसी तरीके से जो थाइमीन है और जो साइटोसिन है ये हमारे प्रीमिडिन हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है एडेनिन है वो थाइमीन के साथ जुड़ेगा और जो ग्वानिन है वो सी के साथ यानी साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ए जी के साथ जुड़ जाए या टी सी के साथ जुड़ जाए, नहीं, ए के साथ टी जुड़ेगा, एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। तो ये कंडीशनल है कि इसकी कंडीशन के बिना आपका बेस पेयर कंप्लीट नहीं होगा, तो फर्दर जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे सुगर फॉस्फेट बैकबोन के रूप में इस तरीके से लूप बन कर दिखाया। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि दो कंपोनेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी है, साथ के साथ पेंटोज शुगर भी है। और जो बीच में ये बेस पेयर्स दिखाए गए हैं ये बेस पेयर्स हमारे नाइट्रोजिनस बेस पेयर है, जिसमें एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन है। अब इसी तरीके से डिटेल स्ट्रक्चर में हम यहाँ देख सकते हैं कि जो थाइमीन है वो थाइमीन को हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। जो पहले हमने स्लाइड्स देखी थी ये वाली, इस पहली स्लाइड्स को ही हम डिटेल में जाके कन्फिगर कर रहे हैं और जो क्रोमा कलर है यानी कलर बेस पर हम देख रहे हैं कि रेड कलर थाइमीन है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये है और केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में येलो के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि थाइमीन एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन कलर ये चार टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेसिस को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियो बेसिस हैं। इन न्यूक्लियो बेसिस की मदद से ही आगे चलकर न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे। अगर बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है तो न्यूक्लियोटाइड्स होगा और अगर उसमें केवल बेस और शुगर है तो वो न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा। तो डीएनए की यहाँ पे कंपोजिट फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स के रूप में, और जैसे ही हम इसको सेपरेट कर देते हैं तो सेपरेट करने का मतलब है कि अब हमने इसके बीच में से एक एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जो नाइट्रोजिनस बेस जुड़े हुए थे, जैसे येलो के साथ रेड वाला और ये आपका ब्लू के साथ ग्रीन, रेड के साथ येलो, इनको हाइड्रोजन बॉन्ड हटाते हुए हमको सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने का मतलब है कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चर सेपरेट हो गई। अब सेपरेट करने का मतलब है कि इस तरीके से हमने आरएनए के स्ट्रक्चर को कंबाइन कर लिया, अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब आरएनए के केस में जो थाइमीन है वो यूरेसिल से रिप्रेजेंट हो जाता है, बाकी के तीनों जो नाइट्रोजिनस बेस हैं वो रिमेनिंग सेम टू सेम बने रहते हैं, जैसे साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। अब बेस कंपोजिशन देख लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे एक एक नंबर में या दो दो नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ह्यूमन डीएनए जो है उसमें 30.9% एडेनिन है, 29.4% थाइमीन है, 19.9% ग्वानिन है और करीब करीब 19.8% साइटोसिन है। तो ये एक जनरल आइडिया है जो कि जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे विकीपीडिया से ये आंकड़े जुटाए हैं, ये कलेक्शन लिया है, ये डाटा है मेरे पास, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो डीएनए 30.9% का क्लेम ये है, एडेनिन में 29.4% का थाइमीन, इसी तरीके से ग्वानिन और साइटोसिन का है। अब रूल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक सेम रेशो में अपने आसपास और अपनी आने वाली जनरेशन्स में फर्दर अपना रोल प्ले करते रहेंगे या पास होते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन को कैरी करते रहेंगे, जब तक जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम बनी रहेगी। और जैसे ही इसका अमाउंट कहीं ना कहीं मान लीजिए डिसिमिलर हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा या कम होती हुई दिखाई देगी, यानी कि हमें कहीं ना कहीं एक इशारा मिलेगा, इंडिकेशन मिलेगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ एब्रीवेशन वर्क
हो रहा है, यानी कुछ डिसिमिलर वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं कि क्या सेम इन्फॉर्मेशन पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक जनरल आइडिया है कि इस तरीके से हम रूट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी नाइट्रोजनस बेसिस का कंपोजिशन चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बेस कंपोजिशन है मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जीनोम के लिए। जिस तरीके से हम जीन की स्टडी करते हैं, तो जीन स्टडी का मतलब सिर्फ ये होता है कि जीन की जो बाय डेफिनेशन है वो है कि फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। सपोज करिए यहाँ पे मैंने ये डीएनए बनाया, अब इसमें नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जीन को डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट का मतलब है कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ रहे हैं और प्रोटीन को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सपोज करिए वो सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये सेगमेंट्स आगे चलकर अपने एंटीकोडोन की मदद से प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे हैं। तो इतने पार्ट्स को, यानी कि इसको हम बेस पेयर्स में काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 5 बेस पेयर्स है। इस 5 बेस पेयर्स में हम आइडेंटिफाई करेंगे जीन को। ये 5 बेस पेयर्स का एक हमारा जीन है जो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसी तरीके से ये जीन्स आइडेंटिफाइड होते हैं। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का ऐसा पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में जीन एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और आगे चल के फर्दर प्रोडक्ट अपने आप को शो कर रहा है डोमिनेंट फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे जीन। अब इसी तरीके के आइडेंटिफाइड जीन्स को अगर हम सेट बना लें, क्लस्टर फॉर्म में एक सेट बना लें, तो वो पूरा सेट कहलाएगा जीनोम। तो इसी तरीके की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर्स है वो जीनोम के थ्रू एनिमल टू एनिमल, जनरेशन टू जनरेशन सेव रहती है और फर्दर इन्फॉर्मेशन एक पास होने का काम करती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फिर उसके बाद में तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी तरीके से कई पीढ़ियों तक सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर बनी रह सकती है। उसमें अल्टरनेट चेंजेस हो सकते हैं, वो कंडीशनल होते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डीएनए सीक्वेंसिंग किस बेस पर हो रही है, उसके अंदर कोई अल्टरनेट ऑप्शंस हैं या नहीं, म्यूटेशनल चेंजेस हो रहे हैं म्यूटाजेनेसिस के थ्रू या प्रॉपर डॉटर कॉपीज़ के द्वारा सेम कॉपी बनते हुए आ रही हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन कोई चेंज नहीं हो पाए। अब यहाँ पे सीक्वेंसेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो यहाँ पे जीसी परसेंटेज, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन का कितना परसेंटेज है ये काउंट कर लेते हैं। उसी के साथ में एडेनिन और थाइमिन यानी कि 80% काउंट कर लेते हैं और देखते हैं कि एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में दोनों के बीच का रेशो क्या है, इसके बीच में कोई डिसिमिलरिटी देखने को मिलती है नहीं मिलती है। अब 3 कंपोजिशन है जनरली, अब देख लेते हैं कि 3 कंपोजिशन डीएनए के कौन कौन से हैं। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की अगर बात करें तो 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया कि नाइट्रोजीनस कंटेनिंग पार्ट्स है, जिसको हम बेस के रूप में कहते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। यानी कि अगर हम बेस की बात कर लें तो जो नाइट्रोजीनस बेस है, जैसे नाइट्रोजीनस यानी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है वो नाइट्रोजीनस बेस कहलाते हैं। जैसे कि ए एडेनिन, उसके बाद में डी थाइमिन, फिर जी ग्वानिन, फिर सी साइटोसिन, और अगर आरएनए आ जाता है तो आरएनए थाइमिन की जगह रिप्लेस हो जाता है यू से। बस इतना डिफरेंस है, अदरवाइज ये पाँचों के पाँचों जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। फिर दूसरा कंपोनेंट आ जाता है कार्बन बेस्ड शुगर मॉलिक्यूल, जिसे डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर जिसे बोलते हैं। और उसके बाद में आ जाता है फॉस्फोरस कंटेनिंग रीजन, जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिल करके हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी डीएनए के लिए, और डिटेल में जाने के लिए हम कुछ अदर वीडियोस में डिटेल में जा करके इसको स्टडी करेंगे, डीएनए का आरएनए के साथ कंपैरिजन करेंगे, और फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू ये समझेंगे किस तरीके से डीएनए से आरएनए की इन्फॉर्मेशन पास होती है और बाद में जा करके किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है। धन्यवाद।